Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I am the curator of the series called Superset Sociology. और जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे फिलहाल वो था रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। हमने अभी तक ये देखा कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था कि पॉलिटिकल साइंस से क्या नाता है सोशोलॉजी का। सिमिलरली अभी हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे इस बार हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री से सोशोलॉजी का क्या रिलेशन है और क्या नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है एज सोशल हिस्ट्री, ये भी हम बात करेंगे। और आई होप कि आपको मेरे सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। जो भी मैंने बनाए, देखिए बहुत मेहनत लगती है बनाने में, प्रेजेंट करने में उससे ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा जो है वो खाली हाथ ना जाए, उसको कुछ ना कुछ यहाँ से इनपुट मिलता रहे। और ये सिर्फ हम सोशियोलॉजी पे नहीं रोकने वाले हैं। जैसे कि आपने अगर देखा होगा, मेरा एनसीईआरटी डिजिटल का जो कोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, वो भी लाइव है आपके यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। और ये पर्टिकुलर हम टॉपिक निपटाने के बाद हम कुछ और यहाँ भी शुरू करेंगे। पर क्योंकि ये अपने आप में एक ऑप्शनल है, ये बीए प्लस एमए लेवल होता है पूरा का पूरा, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। आप समझ ही सकते हैं कि ऑप्शनल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको कवर करने में उतना टाइम लगता है। और क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल था, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और मैं जो मेरे नोट्स देता हूँ सब मेरे खुद के हैं। मेरे जो आइडियाज़ एग्जाम्पल्स है वो मैंने खुद लेकर आया हूँ, खुद बनाए हैं, खुद सोचे हैं, खुद पढ़े हैं, वही वाले हैं। जो मैंने यूज़ करे अपनी प्रिपरेशन में, वही मैं आपको देना चाहता हूँ। और आई होप कि ये आपके कहीं ना कहीं बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम जो ये हमारा टॉपिक है, विदाउट एनी फर्दर डू, हम बस अब शुरू करते हैं कि सोशोलॉजी और हिस्ट्री का रिलेशनशिप क्या है। ओके, ये लेक्चर का नंबर रहेगा आपका 1162। आप इसे यूट्यूब पे इस नंबर से सर्च कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो ये रिलेशनशिप हमें बनाना है, एक्चुअली जो हम लेकर आएंगे सोशोलॉजी और हिस्ट्री का, ये क्या है। ये अब हम चलते हैं जो हमारा सबसे पहला, जो हमारा दूसरा टॉपिक था, उसके उसके ऊपर चलते हैं, इमर्जेंस ऑफ सोशल चेंजेस इन मेडिवल यूरोप। आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने कैसे 4th सेंचुरी बीसी, जहाँ से राइज होता है चर्च का यूरोप में, वहाँ से कैसे 11वीं शताब्दी तक डार्क एजेस चले। वो डार्क एजेस के बाद धीरे धीरे जो 15वीं शताब्दी तक डार्क एजेस चलते रहे आपके, और फिर आता है आपका रेनेसा। उसके बाद आपका आता है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फिर इनलाइटनमेंट देखा हमने, फिर हमने देखा इंपीरियलिज्म, जो आपका कमर्शियल रिवॉल्यूशन था वो सब देखा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा, मॉडर्निटी तक देखा हमने। इससे हमें क्या समझ में आता है इस क्विक टेक्स्ट में? इससे हमें ये समझ में आता है कि हिस्ट्री जो है, सोसाइटी और हिस्ट्री जो है, ये साथ में काम करती है। हर समाज की, हर जगह की एक पर्टिकुलर हिस्ट्री होती है, एक पर्टिकुलर सोच होती है, एक पर्टिकुलर भूत होता है जो उसने जिया है, जो एक पर्टिकुलर पास्ट उसने देखा है, उसके हिसाब से वो डेवलप होती है। भारत में हिंदुइज्म का राज था, हिंदुइज्म चलता रहा, फिर इस्लाम आया, इस्लाम चलता रहा, फिर कॉलोनियल पावर्स आई, थोड़ा क्रिश्चियनिटी का पुश आया और थोड़ा इंग्लिश की लैंग्वेज का पुश आया। और अब हम जो चल रहे हैं आज़ादी के 80 साल बाद भी, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। हो सकता है आज से, अगर आप देखेंगे आज से 200 साल के बाद, तो ये सारी सिस्टम नहीं रहेंगे। हो सकता है हम कोई नई भाषा बोलते हो, हमारा कोई सामाजिक तंत्र अलग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, है ना। बदलाव आता ही है समाज में। तो पर ये वाला जो हिस्सा है जो आज हम जी रहे हैं, ये उस समय हिस्ट्री हो जाएगा। और उससे ये लोग तब रिलेट करेंगे कि समाज ऐसा क्यों था इस समय पे, इस समय पे एआई का डेवलपमेंट कैसा रहा था। तो हम इस तरीके से चीजें रिलेट करते हैं हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। यही बात यहाँ पे हो रही है कि जो हिस्ट्री है, ये पास्ट इवेंट्स देखती है और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देखती है। बेसिकली किस तरह से चीजें डेवलप हुई, धीरे धीरे क्या क्या बदलाव आए, वो भी समाज की ही बात कर रही है एक तरीके से, कि समाज में क्या क्या बदलाव हुए जिस वजह से ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बड़े इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं समाज में। हिस्ट्री में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या हम हर दिन में जो बीतता जा रहा है उसे हिस्ट्री कहते हैं, या कोई बड़ा सोशल इम्पैक्ट आया जिस चीज की वजह से समाज में, उसे हम हिस्ट्री हिस्ट्री कहते हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा और आप भी ये बात जानते होंगे कि जब कोई समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता है, कोई बहुत बड़े स्तर पे बदलाव आता है, उसे ही हिस्ट्री का नाम दिया जाता है। कोई बहुत बड़ा वॉर जीता गया हो, कोई बहुत बड़ी पॉलिसी आई हो, कोई नया एक्ट आया हो, वही हिस्ट्री में काउंट किया जाता है। हम दिनचर्या और रोजमर्रा की बातें हिस्ट्री में नहीं गिनते। कि तुम्हें याद है कि 5 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उस दिन कुछ इंपैक्टफुल हुआ हो। ओके, उस तरीके से हम हिस्ट्री को याद रखते हैं।
तो जो पास्ट इवेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स और उनका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कि ये हुआ, उसके बाद ये घटा, उसके बाद ये घटा, इसके कारण ये हुआ, ये सारी चीजें हिस्ट्री में आती है। सोशियोलॉजी में हम सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेसेस की बात करते हैं, जो कि एक जनरल पैटर्न बताती है हमें सोशल लाइफ का। ओके, यही चीजें हैं ये जो इन दोनों चीजों को अलग करती हैं। और अगर हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे? सोशियोलॉजी यूजेस हिस्टोरिकल एविडेंस टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट। रिजर्वेशन आज के समय में इसलिए है क्योंकि पहले के समय में हिस्ट्री में अत्याचार किया गया वंचित वर्गों पे, इसलिए आज के समय में हिस्ट्री में हमने ये देखा, इसलिए सोशियोलॉजी में आज के समय सोसाइटी में हमने उन्हें आरक्षण दिया है। While history increasingly uses sociological concepts to interpret the past. उस समय की पॉलिटी कैसी थी, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय जातिगत भेदभाव कैसा था, धार्मिक भेदभाव कैसा था, ये सब चीजें, क्लासेस का डिफरेंशिएशन कैसा था, डिवीजन ऑफ लेबर कैसा था, ये बात भी हम डिस्कस करते हैं कि हम सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाते हैं उस समय के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। ओके, तो ये दोनों का जो समागम है ये भी दिखाता है और जो अलग अलग है इनमें बातें वो भी दिखाता है। अब हम देखते हैं कि भाई म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है इसका। तो पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम। समय के हिसाब से हमने एक चीज देखी थी कि समय के हिसाब से कैसे इवॉल्व होती है आपकी सोसाइटी। हर्बर्ट स्पेंसर का हमने एग्जांपल देखा था, उसमें ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी लगाई थी उन्होंने कि धीरे धीरे ट्राइबल सोसाइटी से टाउनशिप, टाउनशिप से सिटी, सिटी से मेट्रोपोलिस, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है ह्यूमन सोसाइटी का। History explains how society evolved over time, while sociology analyzes how these historical developments continue to shape the present day social structures and institutions. जैसे जो पुराना कंटेक्स्ट है, धर्म का पुराना कंटेक्स्ट है, जैसे जो जातियों का पुराना कंटेक्स्ट है, वो आज भी इम्पैक्ट डाल रहा है समाज में, हम देखते ही हैं। और वैसे ही हम ये भी देखते हैं कि हिस्ट्री में हिस्ट्री कैसे बताता है उस समय का जो समाज था उसको कैसे दर्शाता है। अच्छा समाज था, बुरा समाज था, हम सारी बातें देखते हैं, चोरी होती थी या नहीं होती थी, और लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, समाज पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था उस समय, वो भी हम नोटिस करते हैं। यहाँ पे अब आपके थिंकर आते हैं, जीई हॉवर्ड। ठीक है, हिस्ट्री इज पास सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज पास हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट। हिस्ट्री जो है वो पास सोशियोलॉजी, जो पहले के पीरियड में सोसाइटी में जो घटा हुआ है वही हिस्ट्री है, और सोशियोलॉजी जो है वो है प्रेजेंट हिस्ट्री। सोशियोलॉजी जो आज पढ़ रही है वो सारी चीजें जो घट चुकी है हिस्ट्री में। आप होपफुली समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद आप एक थिंकर आते हैं, जॉन सीली। जॉन सीली क्या कहते हैं? हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज नो फ्रूट एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट्स। अगर आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकते, समझेंगे, तो आप सोशियोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप सोशियोलॉजी आज के समय में नहीं समझते तो आप पुरानी जो हिस्ट्री में क्या घटा है उसे नहीं समझ सकते। तो ये कहते हैं कि हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज नो फ्रूट एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट्स। सोशियोलॉजी डेवलप ही नहीं हो सकता अगर उसे हिस्ट्री के बारे में पता ना हो, उसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ना पता हो किसी चीज का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, हिस्टोरिकल डेटा एज अ सोर्स ऑफ सोशियोलॉजी। आपने देखा होगा हम बहुत सारी स्टडीज देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि भाई समाज में ये घटा था, इसकी वजह से ये बदलाव आने चाहिए, ये चेंजेस आने चाहिए समाज में, ये दिक्कतें हुई इन बदलावों की वजह से, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ये सब चीजें हिस्ट्री में घट चुकी हैं। तो हम जो हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं उसको हम एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं सोशियोलॉजी में, कुछ सोशियोलॉजिकल फिनोमेना समझने के लिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल एम्पिरिकल मटेरियल फॉर सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। एग्जांपल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये सब हमें दर्शाता है कि उस समय सोसाइटी में क्या चल रहा था, और यही टाइमलाइन से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि आज के टाइम में समाज में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसमें आपके थिंकर है एमिल दरखाइम। किताब है इनकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। और इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने एक ट्राइब के बारे में पढ़ा जिसका नाम था अरुंता ट्राइब। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। और इन्होंने इसका जो है ये हिस्टोरिकल और एथनोग्राफिक अकाउंट लिखा अरुंता ट्राइब का। तो इन्होंने एक अपने घर पे बैठे बैठे किया, यानी आर्म चेयर सोशियोलॉजी कहते हैं हम इसे, घर पे बैठे बैठे, या जैसे मैं बैठा हूँ अभी और मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ और उसके बारे में मैं एनालाइज कर रहा हूँ यहीं पे बैठे बैठे। तो उन्होंने ये सोशियोलॉजिकली एनालाइज किया कि उस समय जो डेवलपमेंट हुआ था अरुंता ट्राइब को, किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से धर्म जो है ये अरुंता ट्राइब मानती है, टोटमिज्म वगैरह ये सब जो चीजें लेकर आए थे रिलीजन में, वो सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं। ये सब चीजें हमें यहाँ समझ में आती है जो इनकी स्टडी थी अरुंता ट्राइब की। इसके बाद आपके एक थिंकर है नील जे स्मेल्सर। इनकी किताब है सोशल चेंज इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
कि हम ऊपर भी नोटिस कर चुके जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, एक बार फिर देख लेते हैं। ही एक्सप्लेन सोशल चेंजेस थ्रू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश कॉटन इंडस्ट्री। जो मैनचेस्टर में, जो लंदन में आपकी फैक्ट्रीज लगी, किस तरीके से लगी और उसकी वजह से समाज में क्या बदलाव आए। माइग्रेशन हुआ, घर टूटे, और जॉइंट फैमिली से मॉडर्न आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, फिर आपकी सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, एलियनेशन, एनोमी, ये सब यहीं से डेवलप होते हैं, जो अलग अलग थिंकर्स लेकर आते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? तो ये जोड़ते हैं आपकी जो डेवलपमेंट हुआ टेक्सटाइल मिल्स में, लंदन, मैनचेस्टर जैसी जगहों पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय, उस वजह से जो बदलाव आए वहीं से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है। और ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को ट्रेस करते हैं पूरे के पूरे, कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे फिर सोसाइटी में बदलाव आए, वगैरह वगैरह। तो नील जे स्मेल्सर ने ये किया था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके। हिस्टोरिकल एविडेंसेस हेल्प एक्सप्लेन सोशल चेंजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। ये सब हमें समझ में आता है अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। सोशियोलॉजी गिव्स मीनिंग, सोशियोलॉजी गिव्स सोशल मीनिंग टू हिस्ट्री। उस समय समाज में जो घट रहा था, जो कारण थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और क्या रीजंस थे उसके, उसका हम इम्पैक्ट तब देख सकते हैं जब अगर हम उसे सोशियोलॉजिकल लेंस से देखें। अगर हम उस चीज को, जैसे अगर आप इंडियन रिवॉल्यूशन को देखोगे, इंडिपेंडेंस का जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्यों चाहिए था? बराबरी का अधिकार चाहिए था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही थी देश में। उसके बाद आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था वो गलत था। फिर उसके बाद जो जातिगत भेदभाव हो रहा था वो गलत था, तो गांधी जी ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। बहुत सारी चीजें थी, प्रताड़ित किया जा रहा था इंडियंस को, बहुत सारी समस्याएं थी। तो हम उसका एक सोसाइटल परव्यू भी देखते हैं कि सिर्फ सिर्फ आज़ादी क्यों चाहिए थी हमें, क्या कारण था, तो उसके सोसाइटल रीजंस क्या क्या थे, ये सारी चीज़ों की बातें होती हैं। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स व्हाट हैपेंड, वेयर एज सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स व्हाई इट हैपेंड बाय एनालाइजिंग अंडरलेइंग सोशल स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स। इसमें आपके एक थिंकर आते हैं A R देसाई। ये इंडियन थिंकर है हमारे। ओके, हम इंडियन जो सोशियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी इसे इन्हें पढ़ेंगे काफी बार। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इनकी किताब है। ये क्या कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, नॉट मेरली पॉलिटिकल इवेंट्स। सिर्फ लॉज आते गए और हम लड़ते गए और हमने और इलेक्शन में मांगे उठाई, सिर्फ इस पे बात नहीं होनी चाहिए। हमें ये भी बात होनी चाहिए कि समाज में क्या क्या बदलाव आए उस वजह से, महिलाओं को क्या क्या मिला, वोट डालने का अधिकार कैसे मिला लोगों को, फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा एज अ सोसाइटी, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आए समाज में, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। ये बात करते हैं यहाँ पे A R देसाई। यहाँ पे C W मिल्स यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। किताब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, उसमें क्या कहते हैं, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपको बायोग्राफी को हिस्ट्री से जोड़ना है। बायोग्राफी प्लस हिस्ट्री बिकम्स सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल को अपने बारे में और उसके किस वो परिवेश से आया है, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसका, वो नहीं पता है, तो एक इमेजिनेशन डेवलप नहीं कर पाएगा। वो नहीं सोच पाएगा कि फलानी चीज को किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से तोलना चाहिए। यहाँ पे हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट आपका आइडिया आ जाता है। लिंकिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस टू ब्रॉडर हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। जो भी आपके लाइफ में घटा है, जो भी समाज में पहले घटा है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आप आज किस तरीके से समाज में एक्ट करते हो। ठीक है, ये बात कर रहे हैं यहाँ CW मिल्स। चौथा पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज। सोशियोलॉजी जब जो हम आज पढ़ रहे हैं उसमें हमें एक हिस्टोरिकल टच देखने को मिलता है। अमीर गरीब डिफरेंस क्यों है, जातियों में भिन्नता क्यों है, समाज जैसे आज हमारे अगर नॉर्मली देखें तो जैसे बाहर आप निकलेंगे, ठीक है, तो कितनी गंदगी है हर जगह पे, कचरा फैला हुआ है, फिर आपका पॉल्यूशन है। इसके क्या कारण है? ये भी हिस्टोरिकल रीजंस तो हैं ही इनके ऑब्वियसली। तो उसको भी ये यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे आते हैं पहले कार्ल मार्क्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किताब है इनकी द जर्मन आइडियोलॉजी। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमने किताब देखी, दास कैपिटल देखी, एक किताब है जर्मन आइडियोलॉजी भी इनकी। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं एज द बेसिस ऑफ सोशल चेंज। समाज में जो बदलाव आया है आपका, वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के हिसाब से आया है। मैंने 6 पॉइंट बताए थे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के। प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्यूडलिज्म, आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये 6 इपॉक्स में बटा हुआ है समाज जिसका डेवलपमेंट। अभी हम चौथे इसमें है, जो चौथा एपॉक है आपका कैपिटलिज्म का, उसमें चल रहे हैं। लगभग थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ आ चुके हैं, सोशलिज्म के बीच में है आज के टाइम में। हर चीज से प्रॉफिट के लिए नहीं हो रही, थोड़ा वेलफेयर भी चल रहा है, तो वेलफेयर का मतलब सोशलिज्म होता है, तो दोनों दोनों साथ में चल रहे हैं। तो हम बीच में है कहीं पे।
एक समय आएगा भविष्य में जाके जब हम पूरी तरह सोशलिज्म की तरफ चले जाएंगे। अब सिर्फ वेलफेयर पे फोकस होगा, प्रॉफिट कमाने पे फोकस होना बंद हो जाएगा। वो एक समय भी आएगा जो पांचवा स्टेज, आपका पांचवा स्टेप रहेगा आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो हमें देखने को मिलता है। तो आपकी हिस्ट्री रिलेट हो गई। हमने आज के टाइम में जब हम कैपिटलिज्म की बात करें तो हमने ये देखा था कि फ्यूडलिज्म के समय क्या होता था, जब एक ट्राइबल कम्युनिटीज हुआ करती थी उस समय क्या होता था, तो हमने वो भी देखा था किस तरह मोड ऑफ प्रोडक्शन हिस्ट्री में चेंज होता है और उसकी वजह से सोशल चेंज आता है समाज में, और धीरे धीरे जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, वो चेंज होते जाते हैं समाज के। ये चीजें हमने देखी थी कार्ल मार्क्स की स्टडी में। अगले हैं आपके मैक्स वेबर, किताब है इनकी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये बताते हैं कि किस तरीके से रिलीजन में कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे कैल्विनिज्म जो है आपका, कैल्विनिज्म, इट लेड टू द राइज ऑफ अ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसने मदद करी कैपिटलिज्म को अर्लियर वे में स्टैब्लिश करने की। और ये चलता कहाँ से आ रहा था, हिस्टोरिकली चलता आ रहा था। ये इनका आइडिया था कैल्विनिस्ट का कि हम पैसे बचाते हैं, पैसे बचा बचा के अब हमें खुद की शान शौकत पे नहीं, लेकिन हमें भगवान की ग्लोरी के लिए ये पैसे खर्च करने चाहिए। भगवान ये चाहता है कि मैं तरक्की करूं, यानी उनके कहने का फिलॉसफी ये थी कि भगवान चाहता है कि मैं तरक्की करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरे धंधे में ही पैसा इन्वेस्ट करता हूं, मैं मेरी वेल्थ अपने धंधे को दे देता हूँ, मैं खुद अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, बड़ा घर नहीं लूंगा, महंगी गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं अपना पैसा वापस अपने बिजनेस में लगा दूंगा, मैं 4 लोगों को और एम्प्लॉय करूंगा। इस वजह से धंधे बड़े होते गए, पूंजी बढ़ती गई, और ये स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बढ़ती गई बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ओके, मैक्स वेबर यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली कैसे आपका जो कैपिटलिज्म है वो डेवलप होता है। फर्डिनेंड टॉयनी, इनकी भी हमने देखा था कॉन्सेप्ट गेमेनशेफ्ट और गजलशेफ्ट का। हिस्टोरिकल ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, पहले कैसे कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम हुआ करते थे, कम्युनिटी, अब क्या हो गया, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई अब। तो ये बदलाव हमें देखने को मिला समाज में। हिस्टोरिक से हम आज मॉडर्न सिस्टम में शिफ्ट हो गए, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा इसलिए। तो ये यहाँ पे ये बात करते हैं। जीएस घुरिये, ये एक इंडियन आपके थिंकर है बहुत बड़े, ठीक है। इनकी अप्रोच है इंडोलॉजिकल अप्रोच, यही हम पढ़ेंगे जो हमारा पेपर 2 रहेगा उसमें। तो ये बात करते हैं हिस्टोरिकली क्या, यूजिंग हिस्टोरिकल एंड टेक्सचुअल सोर्सेज टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। ये सब यूज करते हैं कि उपनिषदों में ये था, वेदों में ये था, इस वजह से इंडियन सोसाइटी ऐसी ऐसी है। थियोरेटिकली ये बताने की कोशिश करते हैं, ये स्टडी करते हैं जीएस घुरिये। पितरिम सोरोकिन, इनकी किताब है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। ये बात करते हैं भाई हिस्टोरिकल चेंज थ्रू साइक्लिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कल्चरल सिस्टम्स। ये बोलते हैं चेंजेस आते जाते हैं समाज में साइक्लिकली, ये है फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर से यही आ जाएगा वापस। और हम ये बहुत सारी चीजों में देखते हैं, स्पेसिफिकली हम ये चीज कहाँ देखते हैं, फैशन में। जो चीज आज से 50 साल पहले अच्छी थी वो आज भी अच्छी है, क्यों, क्योंकि 50 साल पहले अच्छी थी, उसके 10 साल बाद वो खराब हो गई, उसके 10 साल बाद वो और खराब हो गई, उसके 10 साल बाद फिर लोग सोचने लगे अरे वो एक फैशन हुआ करता था 30 साल पहले, उसके बाद फिर वो बाउंस करने लगी धीरे धीरे कि लोग और उसको प्रमोट करने लगे, फिर से थोड़ा और रिन्यू होती गई और आज वो फिर से फेमस हो गई। होता है ऐसा, फैशन में यही होता है। तो एक कल्चरल सिस्टम है, हिस्टोरिकली हमने प्रूव कर दिया कि पहले के समय से आज के समय कैसे कनेक्टेड है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स आते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो कैसे कैसे आप समाज में घर में एग्जाम्पल ले सकते हो, किस तरीके से बदलाव आया आइडियाज का घरों में। पहले के टाइम में एक रिबेलियस आइडिया ये आया कि मैं जॉइंट फैमिली छोड़ के अलग रहूंगा। आज के टाइम में एक रिबेलियस आइडिया ये आया कि मैं मेरे न्यूक्लियर फैमिली को छोड़ के भी मैं अकेला रहना चाहता हूँ एक घर में। अब मेरे को फैमिली भी नहीं चाहिए, मेरे को अकेला रहना है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब इसके बाद फिर से एक कंटेक्स्ट आएगा, बोलेंगे यार अकेला कितना रहेंगे, अब फिर से हम सब साथ में रहते हैं जॉइंट फैमिली में, फुल सर्कल आ रहा है। उस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे अब ये डिफरेंसेस हैं, जैसे तरह हमने पॉलिटिकल साइंस में नोटिस करे थे, वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं, आप ये देख लेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, उसी हिसाब से जैसे हमने वहाँ बात करी थी कि फोकस किस पे करता है, ये सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप पे, हिस्ट्री करता है आपके इवेंट्स और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, टाइम प्रेजेंट की बात करता है मोस्टली, और पास्ट यूज करता है एक्सप्लेन करने के लिए वो जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये मोस्टली पास्ट की ही बात करता है हिस्ट्री। नेचर एनालिटिकल है, इंटरप्रिटेटिव है सोशियोलॉजी, जबकि हिस्ट्री जो है आपका डिस्क्रिप्टिव है और क्रोनोलॉजिकल है, फैक्ट इसमें गड़ा हुआ है और यही हमें पढ़ना है हिस्ट्री में। अप्रोच जनरलाइज करता है सोशल पैटर्न्स को, रिलेशनशिप्स को, सोशियोलॉजी आपका। हिस्ट्री जबकि क्या करता है, ये यूनिक हिस्टोरिकल इवेंट्स और कंटेक्स्ट को नोट करता है। मेथड सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सोशियोलॉजिकल मेथड्स हैं आपके।
हिस्टोरिकल मेथड्स हो गए रिकॉर्ड्स पढ़ना, आर्काइव्स देखना, डॉक्यूमेंट्स देखना, इंस्क्रिप्शंस देखना जो पहले के लोग छोड़ के गए हैं हमारे लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोशियोलॉजी के? फॉर्मुलेट करता है सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन और जनरलाइज करता है किसी भी फिनोमेना को। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड रिकंस्ट्रक्ट करता है और इंटरप्रेट करता है कि पहले हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण थे और उससे क्या हुआ आगे जाके। टाइप्स ऑफ साइंस, किस तरीके का साइंस है? तो एक नोमोथेटिक साइंस, नॉर्मलाइज जनरलाइज कर देता है चीजों को सोशियोलॉजी, जबकि हिस्ट्री एक इडियोग्राफिक है, यूनिक स्पेसिफिक इवेंट्स फॉलो करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब जो डिफरेंस में हम कुछ थिंकर देख लेते हैं। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ये आपके एक थिंकर है बहुत बड़े, इनके बारे में भी हम बहुत पढ़ेंगे। किताब है इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। यही कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है नोमोथेटिक है और हिस्ट्री जो है इडियोग्राफिक है। नोमोथेटिक से आप मतलब समझ गए होंगे, इट इज अ जनरलाइजिंग साइंस, इट जनरलाइजेस phenomena, whereas idiographic means it focuses on a specific part of a specific something। बहुत ही स्पेसिफिक होके बात करता है इडियोग्राफी, ये ऐसा है तो ऐसा ही है, जबकि सोशियोलॉजी जो है वो इलेबोरेट करने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है चीजों को। रॉबर्ट ई पार्क, ये एक और थिंकर है आपके। हिस्ट्री स्टडीज कॉन्क्रीट इवेंट्स, सोशियोलॉजी स्टडीज एब्स्ट्रैक्ट सोशल रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स। ओके, द स्टेटमेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हिस्ट्री जो है वो कुछ हो चुका है, घट चुका है, उसको पढ़ती है, जबकि सोशियोलॉजी समझने की कोशिश करती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण थे उसके। जॉन एच गोल्डथ्रॉप, ये क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी सीक्स जनरल एक्सप्लेनेशंस अंडर थ्रू हाइपोथेसिस एंड कंपैरिजन, whereas हिस्ट्री एक्सप्लेन्स स्पेसिफिक इवेंट्स विद इन अ टेम्पोरल कंटेक्स्ट। एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, जैसे भारत का आज़ादी का जो मूवमेंट है उसके स्पेसिफिक मूवमेंट के रिलेशन में क्या हुआ, अब उसमें और क्या क्या घटा वहां पे, कि डैम बन गया और कोई अच्छी पिक्चर रिलीज हो गई, ये सारी बातें नहीं करेंगे हम एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट की बात करेंगे, भारत को आज़ादी मिली तो मिली कैसे, तो एक स्पेसिफिक हो गया है। सोशियोलॉजी क्या बताएगा? सोशियोलॉजी बताएगा कि एक पिक्चर आई थी, उसमें ये बातें करी थी देशभक्ति की, इस वजह से समाज में ये बदलाव आना शुरू हुए वो पिक्चर देखने के बाद, उस वजह से एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रिवॉल्यूशन पे भी। सोशियोलॉजी इस तरीके से बात करेगा, तो आप दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही है, ये एक्सटेंड करने की और स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है थीम को सोशियोलॉजी। अब टर्म आता है, एक आपका सब्जेक्ट डेवलप होता है दोनों के समागम से, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, जिसमें कि हम बात करेंगे जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं आपकी, उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कि इवेंट्स क्या क्या घटे, हिस्ट्री में जो जो इवेंट्स घटे उनके साथ हम सोशियोलॉजी को जोड़ेंगे कि इसके ये कारण थे, इसका ये कारण था, इसका सोशियोलॉजिकली ये कारण था, समाज में ये बदलाव आया, समाज ने इसे एक्सेप्ट किया, समाज ने इसे रिजेक्ट किया, वगैरह वगैरह। Historical sociology combines historical analysis with sociological theory to explain the origin, development, and transformation of societies. It examines how historical processes shape contemporary social institution, relationship, and social changes. एग्जाम्पल इसमें अगर आपको लिखना है तो कास्ट, मैरिज, ठीक है, पेट्रियार्की, पॉलिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, कितने सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत हमारे पास तरीके हैं ये सब चीजें समझने के। इसमें मेजर थिंकर्स कौन है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के? सी डब्ल्यू मिल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि भाई इंडिविजुअल बायोग्राफी और सोशल हिस्ट्री दोनों को जोड़ना है। फिर कार्ल मार्क्स, ये भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं। नील जे स्मेल्सर, ये भी समझा चुका हूँ, कैसे जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने समाज में कैसे बदलाव लेकर आया, वो सारी बातें करी नील जे स्मेल्सर ने। ए आर देसाई बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि जो इंडियन नेशनलिज्म था वो कैसे सोशल और आपको इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसको भी, उसके बदलने की वजह से ही नेशनलिज्म जो है वो फ्लो करता है इंडिया में। किताब है इनकी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जीएस घुरिए, ये बात भी कर चुके हैं हम, इंडोलॉजिकल अप्रोच जो लगाई थी इन्होंने, ठीक है, कि आगे समझाने के लिए कि इंडिया में जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, शादी, जातियां, धर्म, ये सब का डेवलपमेंट कैसे होता है। किताब है इनकी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जीएस घुरिए की। पितरिम सोरोगिन, ये भी मैं बता चुका हूँ, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। मैंने कहा ना बहुत सारी इसमें थ्योरी एक्स्ट्रा है, रिडंडेंट है थ्योरी, पर आपको वो पढ़नी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप इसे पढ़ सकते हैं, रिलेटिवली सेम ही है, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो चीज समझाने की है उसमें समय तो लग ही रहा है, वो तो मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन जो चीज रिपीटेटिव है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि नोट्स बल्कि हो जाते हैं तो वो तो पढ़ने पड़ेंगे, उस हिसाब से अरेंजमेंट है, क्योंकि वो एक
अरेंजमेंट आप मिस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलता एज बिफोर, तो आप समझ में नहीं आता क्या क्या डालना है, इसलिए मैंने नाम लिख के छोटा सा एक पॉइंट लिख दिया है। एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं इसके हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के, तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या डेवलपमेंट में चेंज आया वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भी देख लिया, नील जैस्मेल सर ने एग्जाम्पल जो दिया वो। इवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम, AR देसाई ने जो बताया समझाया हमें वो। फिर आपने GS घुरिया ने भी क्या किस तरह से डेवलपमेंट होता है सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन का, सोसाइटल इंस्टीट्यूशन का, वो भी हमने देखा है यहाँ पे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी हम कवर कर चुके हैं। ओके, एक आपका सब्जेक्ट एक और डेवलप होता है, जिस तरह हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी डेवलप हुआ वैसी तरह से एक और सब्जेक्ट डेवलप होता है सोशल हिस्ट्री करके। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये भी देखेंगे, पर अभी हम बात करते हैं सोशल हिस्ट्री होता क्या है। तो सोशल हिस्ट्री बेसिकली इट स्टडीज द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, social institution and everyday experiences rather than kings, wars and political events। ये सब चीजों की बात नहीं करती है, सोशल हिस्ट्री बात करती है। जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, जस्ट अभी एग्जांपल दिया था मैंने मूवीज का। मैं ये बात नहीं करूंगा कि गांधी जी के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ और इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो मूवी का क्या इंपॉर्टेंस था। अब मैं क्या बात करूंगा, 1930 का सिनेमा इस तरीके से हीरो को पोर्ट्रे करता था, 1930 के सिनेमा में ये सारी चीजें कैप्चर हुई। 1930 का जो म्यूजिक था वो ये सारी अच्छी अच्छी बातें बताता था। उस टाइम डेवलपमेंट इस तरह होता था आर्ट का, उस टाइम में लोग इस तरह कॉलेज जाते थे, इस तरह स्कूल जाते थे। हम अब ये कंटेक्स्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय। हम एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना पकड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मूवीज या एंटरटेनमेंट, और हम उसकी बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली उसमें क्या चल रहा था। मुझे अब ये मतलब नहीं है कि उस समय भारत की आजादी की लड़ाई भी चल रही थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सोशल हिस्ट्री में मैं ये करूंगा, जबकि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में मैं ये करूंगा कि मैं उस समय का जो समाज में घट रहा था उसका एक हिस्टोरिकल परव्यू पूरा का पूरा लेकर आऊंगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में मैंने पूरी चीज कैप्चर करने की कोशिश करी कि क्योंकि भारत का नेशनल मूवमेंट चल रहा था इसलिए पिक्चरें उस समय आजादी के ऊपर ज्यादा पिक्चरें बन रही थी। कुछ पिक्चरों ने लोगों के मन में जो है भावनाएं जगाई आजादी की, कुछ पिक्चरों ने लोगों को हिम्मत दी कि इस तरह से लड़ना चाहिए वगैरह वगैरह। उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ा कि भारत के पास पैसा भी आना चालू हुआ, फॉरेन में पिक्चरें रिलीज होने लगी तो पैसा भी आने लगा। ये सारी बातें करेंगे हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। सोशल हिस्ट्री में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि उस समय की जो मूवीज बनती थी वो ऐसी बनती थी, खत्म। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इट एम्फसाइजेस ऑन हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। एग्जाम्पल और मेजर थिंकर्स भी हम जोड़ लेते हैं इसमें, जैसे मार्क ब्लॉक एंड लूसियन फेबर। मार्क ब्लॉक एंड लूसियन फेबर क्या बात करते हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल स्कूल से आते हैं जिसको बोलते हैं एनालिस्ट स्कूल। एनालिस्ट स्कूल इज फ्रॉम फ्रांस। वहां पे जो आइडियाज डेवलप हुए, जैसे हमने शिकागो स्कूल और फ्रैंकफर्ट स्कूल वगैरह पढ़ा, फ्रैंकफर्ट स्कूल इज फ्रॉम जर्मनी, शिकागो स्कूल इज फ्रॉम अमेरिका, उसी तरह एनालिस्ट इज फ्रॉम फ्रांस। और ये उस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं मार्क ब्लॉक एंड लूसियन फेबर। तो ये क्या कहते हैं, एक्सपांडेड हिस्ट्री बियॉन्ड द पॉलिटिकल इवेंट्स टू इंक्लूड लॉन्ग टर्म सोशल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमी एंड कल्चर। Example movies, example songs, example life of a woman, anything, village life। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट नहीं देखना है, सोशल कंटेक्स्ट देखना है उस समय का। एक थिंकर आते हैं आपके अर्नोल्ड टोनबी। अर्नोल्ड टोनबी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, गला थोड़ा सा, मौसम बहुत खराब है यहाँ का। तो या अर्नोल्ड टोनबी ये क्या कहते हैं, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, किताब है इनकी। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ये कंपेयर करते हैं कि राइज सिविलाइजेशन शुरू कैसे होता है, क्या क्या चीजें रहती है उसमें, सारी चीजें बात करते हैं, ऑल इनकम्पासिंग कि क्या क्या था वहां पे, किस तरह कपड़े पहनते थे, किस तरह खाना खाते थे वगैरह वगैरह, और किस तरह उसका डिक्लाइन होना शुरू होता है, वो भी बात करते हैं अर्नोल्ड टॉइनबी। उसके बाद थिंकर आते हैं आपके एमिल दरखाइन। इनका भी हम तो बार बार पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। किताब है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, अरुणता ट्राइब की हमने बात करी थी अभी ये। तो उसमें जो है ये बात करते हैं, ये हिस्टोरिकली पीछे जाते हैं किताबों के थ्रू, और ये देखते हैं कि अरुणा ट्राइब में रिलीजन का जो डेवलपमेंट है, टोटमिज्म स्पेसिफिकली, इसका कैसे डेवलपमेंट होगा और कैसे ये सोसाइटी को ये बोलते हैं थे कि, यानी जो वहां से सोसाइटी से जो डेवलपमेंट हुआ और जो इनका आइडिया आया दरखाइम का, उन्होंने बोला कि धर्म कुछ नहीं होता, जो समाज है वही धर्म है, एक्चुअली वही भगवान है। लोग किसी इंसान किसी भगवान से नहीं डरता,
इंसान समाज से डरता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा भगवान के खिलाफ तो समाज मेरे साथ क्या करेगा, ये बात कहते हैं दरखाएं। तो ये बात भी हम देखेंगे। तो यहाँ से भी इन्हें यही आइडिया मिलता है। ये एक हिस्टोरिकल एथनोग्राफिक एविडेंस लेकर आते हैं अरुंता ट्राइब से, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, सोशल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। ये भी हमें कंटेक्स्ट मिला। इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री की बात नहीं करी, इन्होंने रिलीजन की बात करी थ्रू द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री कि ही वेंट बैक थ्रू बुक्स, और बुक्स से वो पढ़ पढ़ के लेकर आए कि अच्छा इस तरीके से डेवलपमेंट होता है धर्म का एक जातियों में, क्योंकि प्रिमिटिव है ना, जातियां जो ट्राइब्स है वो प्रिमिटिव है, वहां से कैसे डेवलपमेंट होगा तब हमें समझ में आएगा कि एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट होता है रिलीजन का। वहीं से उन्होंने डेवलपमेंट का आइडिया लिया। अब एरिया ऑफ स्टडी क्या है सोशल हिस्ट्री के? फैमिली, किनशिप, क्लास, कास्ट, जेंडर रिलेशन, लेबर, एवरीडे लाइफ, सोशल मूवमेंट्स, कल्चर एंड रिलीजन। कल्चर में एग्जांपल दे चुका हूँ मूवीज का मैं। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी यूजेस हिस्ट्री टू एक्सप्लेन सोसाइटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सोशियोलॉजी हिस्ट्री जो है हिस्ट्री का यूज करता है सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। जबकि सोशल हिस्ट्री जो है वो यूज करता है सोसाइटी का हिस्ट्री को इनरिच करने के लिए, कि इस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ, मान लो सिनेमा का डेवलपमेंट हुआ, तो हिस्ट्री ऑफ सिनेमा जो है वो 1930 में इस पैराडाइम पे थी, ये बात करता है सोशल हिस्ट्री। जबकि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी ये बात करेगी उस समय की एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ले लेंगे जो ट्रिगर करेगा हमारे आइडियाज को, कि डेवलपमेंट ऑफ, वही हम नेशनल रिवॉल्यूशन की उसकी बात कर रहे थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पीछे किन किन चीज़ों का हाथ था, तो उसमें एक पार्ट आ जाएगा मूवीज़ का, तो ये उसका हिस्सा हो गया। तो ये दोनों ऐसी अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन होगा तो सवाल पूछिएगा कमेंट में, ठीक है? ये यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है, वही है जो बात हमने करी थी, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है बस। ओके, अब कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देख लेते हैं हम हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का। ये दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी जो रिलेशनशिप है वो क्या है और कहाँ कहाँ यूज होता है, आज के समय में कहाँ हो रहा है, वो देखते हैं। तो पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी है जो पहला, ये है कि भाई किस तरीके से आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है हिस्टोरिकली, और कैसे एक समाज एक ही तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, एक ही तरीके से सोचता है, वो चीज़ों की बात होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, ब्यूरोक्रेसीज, कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। एग्जाम्पल इसमें नाजी जर्मनी, रेन ऑफ टेरर जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो हुआ, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करता है, वो सारी बातें ये सब आ जाएगी इसमें। इंटरनेशनल रिलेशन, आज के समय में जो रिलेशनशिप चल रहा है, सपोज करिए हम इसराइल और मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करेंगे इन दोनों की एक ही कंटेक्स्ट में, तो वॉर्स ने इनका जो डिफाइन किया है, वॉर्स का इश्यू हुआ, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम चालू करेंगे जायोनिस्ट मूवमेंट से। जायोनिस्ट मूवमेंट से चालू करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे इंतिफादा की। फर्स्ट इंतिफादा, सेकंड इंतिफादा, थर्ड इंतिफादा, 6 days वॉर, ठीक है, फिर म्यूनिक ओलंपिक्स, ये सारे कंटेक्स्ट आ जाएंगे आपके इसमें, अगर मैं सिर्फ इसराइल और मिडिल ईस्ट की बात करूंगा। तो आज के टाइम में अगर हम देखेंगे प्रेजेंट हिस्ट्री में जो कुछ साल पहले ही हुआ, अब्राहम अकॉर्ड्स, फिर इसमें नाम भी आ जाते हैं बड़े बड़े, गद्दाफी का नाम आ जाएगा इसमें, जो किंग ऑफ जॉर्डन का नाम आ जाएगा इसमें, यूएई के प्रिंसेस का नाम आ जाएगा इसमें, इसमें यासर अरफात का नाम आ जाएगा जो पैलेस्टीन के आपके चीफ थे, उन सब का नाम आ जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज की बात करेंगे तो ये सारी चीजें कवर होती है अगर हम एक थॉट लेके चलते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट के साथ कितनी सारी चीजें रिलेवेंट है सोशियोलॉजिकली, अगर हम इनका रिलेशनशिप आज के समय में देखना चाहें तो हमें हिस्टोरिकली ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि आज के समय में जो घट रहा है, जो वॉर चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, उसके लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जब तक आप ये सारी इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये वॉर हो क्यों रहा है, इसराइल को क्या तकलीफ है मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट को क्या तकलीफ है इसराइल से। तो ये सब चीजें हम कवर करते हैं, और यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इस तरह से काम आता है। भारत का चाइना से कैसे संबंध है और ऐसा संबंध क्यों है? जो हम आसपास में इतने दोस्त हुआ करते थे, इतने बड़े दोस्त थे और इतने रिलेशनशिप हमारे अच्छे थे जब हम राजाओं के समय में थे, आज के टाइम में मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड में हम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों खड़े हैं भारत और चाइना, क्या कारण है इसका? ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? हिस्टोरिकल ओरिजिन्स ऑफ वॉर, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, कोल्ड वॉर्स,
डीकोलोनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वगैरह वगैरह, इनका डेवलपमेंट, इनके आइडियाज, इनकी अप्रोचेस क्या क्या है, ये सब भी इसमें आता है। हमें नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डरना मत, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। पर अगर आप डेप्थ में उतरते हैं सोशियोलॉजी के तो ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ओके, डेप्थ में उतरेंगे तो ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और ये हम एज एन एग्जाम्पल इसलिए कोट करते हैं क्योंकि हमें थ्योरेटिकल एज अ सब्जेक्ट समझाना है, इसलिए हमें कोट करना पड़ता है। सोशल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट, इवोल्यूशन ऑफ कास्ट देखा, रिलीजन, क्लासेस, जेंडर, फेमिनिस्ट मूवमेंट वगैरह वगैरह, जेंडर में जैसे हुआ, पेट्रियार्की के अगेंस्ट कितना सारा इशू हुआ, मी टू आंदोलन हुआ, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये भी हमें यहाँ समझ में आता है, सोशल इंस्टीट्यूशन का चेंजेस, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, किंगशिप से हम आज कैसे डेमोक्रेसी की तरफ आ गए। एक एग्जांपल दिया था मैंने, जनपदा से लेके इंडियन जो नया डेमोक्रेटिक माहौल है भारत में वो कैसे हुआ, महाजनपद से लेके यहाँ तक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो कैसे डेवलप होता है, ये पढ़ते हैं। कल्चरल स्टडीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर्स, ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, डिक्लाइन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज अंडर कलोनियलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन। कैसे अब जो मोबाइल फोन है वहां तक पेनिट्रेट कर चुके हैं गाँवों तक, वो भी आजकल रील चला रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, जो उनकी भाषाएं हैं वगैरह चेंज हो रही हैं, बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, उसके क्या कारण है, तो ये सब चीज़ों की स्टडी भी होती है। एथनोग्राफिक स्टडीज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंबाइंड द फील्ड स्टडीज टू एक्सप्लेन कम्युनिटीज एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। जैसे कुछ कुछ रिचुअल्स हैं जो इन लोगों के ट्राइबल्स के, जो पुराने रिचुअल्स है, आपके घर में भी आपने देखा होगा, आपके जो पुराने रिचुअल्स है वो अब विलुप्त होते आ रहे हैं। अब हर आदमी हर टाइप की पूजा नहीं कर पाता। जैसे मेरे घर में गणपति भी बैठते हैं, महालक्ष्मी भी बैठती है, लेकिन अब हम महालक्ष्मी नहीं बिठा पाते क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, अप्रोच नहीं कर पाते वगैरह वगैरह रहता है, कहीं और कोई और महालक्ष्मी बिठाता है हमारे परिवार में से वगैरह, ऐसी चीजें होती हैं। कुछ कुछ पूजाएं हैं, जैसे मान लीजिए मेरी दादी थी, वो कुछ पर्टिकुलर दिनों पे पूजा करती थी या उपवास रखती थी। मेरी मम्मी क्योंकि वो दूसरे उससे आ रही है, परिवार से आ रही है, उनको वो सारी चीजें नहीं पता थी। उन्होंने कुछ कुछ चीजें फॉलो करने की कोशिश करी, अब वो जितना मेरी दादी फॉलो करती थी उससे थोड़ा कम फॉलो करती है। अब मान लीजिए मेरी वाइफ आएंगी जो, वो अब वो किसी और परिवार से आ रही है, उनको कुछ और चीजें पता है, वो कुछ अपनी तरफ से कुछ फॉलो करती हैं, यहाँ पे मेरी मम्मी कुछ फॉलो करती है, तो वो इनसे कुछ चीजें ले लेंगी। हो सकता है वो सारी चीजें ना भी लें, वो बोले कि मैं आपके जो फॉलो करता हूँ मैं वो फॉलो नहीं करूंगी, मैं कुछ और फॉलो करूंगी। तो आप उसको कोर्स नहीं कर सकते, उसका जो चेंजेस है वो भी हमें देखने को मिलता है एथनोग्राफिक स्टडीज में, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज, किनशिप सिस्टम, शादी करने का तरीका कैसे बदलता है। असली में जो जो सिस्टम है करवा चौथ का, जैसे आप मान लीजिए सिस्टम, भारत में करवा चौथ सिर्फ कुछ जगहों पे मनाया जाता था, स्पेसिफिकली उत्तराखंड और जो नॉर्दर्न यूपी है वो रीजन में। पूरे भारत में करवा चौथ नहीं मनाया जाता था, पिक्चरों ने फेमस किया है ऐसा। शादी के जो बोलते हैं, शादी के 7 फेरे, 7 फेरे हर जगह शादी में 7 फेरे नहीं होते, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, शादी में हर जगह 7 फेरे नहीं होते, कुछ कुछ जगहों पे 4 फेरे होते हैं। किसी आपका कोई मराठी दोस्त हो तो उससे पूछना, कोई साउथ इंडियन दोस्त हो तो उससे पूछना, 4 फेरे होते हैं शादी के, 7 जन्मों के 7 फेरे कुछ नहीं होता है ऐसा, 7 वादे होते हैं, 7 फेरे नहीं होते, हर फेरे के साथ एक वादा। वो वाला सिस्टम जो है वो पिक्चरें और सीरियल वगैरह लेकर आए हमारे समाज में, कुछ लोग करते होंगे उसी के तर्ज पे, जो लोग करते होंगे उन्होंने कहानी लिखी, उन्होंने, उनके पास इतना पैसा था कि वो पिक्चर बना पाए, वो सीरियल बना पाए, उन्होंने दिखा दिया, अब उसको देख के तुम भी फॉलो करने लग गए। करवा चौथ हो गया, 7 फेरों का सिस्टम हो गया, इन लॉट ऑफ प्लेसेस इट डजंट एग्जिस्ट। रात को शादी करने का सिस्टम, अभी आज के टाइम में आप भारत में देखेंगे तो एक्स्ट्रा वेगेंट शादी करने का सिस्टम, 5-5 करोड़ खर्च करना है शादियों पे, क्यों करना है, 250 रुपए में साइन करके आओ ना कोर्ट में, क्या दिक्कत है, पर लोग कर रहे हैं। वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, चेंजेस कैसे आए समाज में। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, टेक्नोलॉजी भी कैसे शिफ्ट लाती है समाज में, ये देखने को मिलता है हमें। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया, जो एक आपका इसमें सोसाइटी में जिसने रकस क्रिएट किया, बहुत बड़ा केओस लेकर आया, जो उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। आज के समय पे अगर हम देखेंगे इसे, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस तरह ये समाज में हर चीज़ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, बहुत बड़ा, हर चीज़ पे इम्पैक्ट हो रहा है। आज से आप 15 साल बाद देखेंगे तो ये जो दुनिया है पूरी तरह बदल चुकी होगी 15 साल में, एआई के इम्पैक्ट के अंदर पूरी तरह। हो सकता है मैं जैसे अभी मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे मेरी मेहनत लगानी पड़ रही है बोलने के लिए और नोट्स को आपको डिलीवर करने के लिए, ना करना पड़े 15 साल के, आज ही नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं, मेरा पीसी इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता और मेरे पास कुछ महंगे सब्सक्रिप्शन होते हैं क्लाउड के जैसे, या प्राइमवेरा वगैरह वगैरह, प्रीमियर प्रो वगैरह का, और एप्पल का अच्छा कोई कंप्यूटर होता, मुझे आज भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक
एआई चैटबॉट का एक मॉडल बना देता जो कि ऐसा खड़े होके बोलता, बढ़िया, पूरा का पूरा वो नोट्स आपको पढ़ के बता देता, समझा के भी, अगर मैं उसको उस तरह से एजेंटिक एआई के थ्रू कोड करता तो। बदलाव है, समाज में हो रहा है, घट रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है। क्रिमिनोलॉजी, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ क्राइम, पनिशमेंट एंड सोशल कंट्रोल। इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के कहाँ से कहाँ तक चेंज आया समाज में। जुवेनाइल एक्ट्स वगैरह हमने देखते हैं, ये सब इवोल्यूशन ऑफ प्रिजन्स, प्रिजन्स में भी इवोल्यूशन हुआ, प्रिजन प्रैक्टिसेस में इवोल्यूशन हुआ। अब पहले प्रिजन्स में सच्चाई, थर्ड डिग्री का आपने नाम सुना होगा, थर्ड डिग्री इंटेरोगेशन, ठीक है, थर्ड डिग्री दी जाती थी। क्रिमिनल्स को इतना मारा जाता था कि भाई सच उगल ही दे। अब तुम दे नहीं सकते, ह्यूमन राइट्स वाले तुरंत खड़े हो जाएंगे आके, तुम किसी को मार नहीं सकते, जेल में भी पुलिस वाले हाथ नहीं लगा सकते किसी को जेल में। इवोल्यूशन, पुलिसिंग, क्रिमिनल जस्टिस, ये सारी चीज़ों का इवोल्यूशन होता है। सोशल मूवमेंट्स हमने देखा, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स पे लोअर का, किस तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आपका वो लेकर आए, जो उन लोगों ने मूवमेंट क्रिएट किया, उसकी वजह से अब गाँव गाँव छोटी छोटी जगहों पे वो मूवमेंट हो रहे हैं। और भी हमें देखने को मिलता है किस तरह सिविल राइट्स मूवमेंट आंदोलन करते हैं अपनी बात रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए। पीआईएल का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में लोग पीआईएल लगाते हैं ताकि उनके जो हित है उनका हनन ना हो सरकार द्वारा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो भी इसी से आता है। ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कलेक्टिव एक्शन। पीआईएल क्या है? कलेक्टिव एक्शन है। प्रोटेस्ट क्या है? कलेक्टिव एक्शन है। सिविल राइट्स मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, सब इसका पार्ट है। एक थिंकर है आपके ई एच कर, ई एच कार, कार कर वट एवर, ई एच कार बोलिएगा, इंग्लिश नाम है ई एच कार। व्हाट इज हिस्ट्री किताब है इनकी। The more sociological history becomes, the more historical sociology becomes, the better for both. Very, very, very important. मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है। द मोर सोशोलॉजिकल हिस्ट्री बिकम्स, जितना हम ये अप्रोच लगाएंगे, सोशली हम समझने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री कैसा था, उतना ही ज़्यादा आज का जो आपका सोसाइटी है, सोशोलॉजी है, वो हिस्टोरिकल होता जाएगा। यानी वो इतना रिच हो जाएगा उन आइडिया से, उन कॉन्सेप्ट से, और इतनी सारी चीजें ब्लेंड कर लेगा अपने अंदर कि आप हर चीज इजीली समझ पाएंगे। द मोर सोशोलॉजिकल हिस्ट्री बिकम्स, द मोर हिस्टोरिकल सोशोलॉजी बिकम्स, एंड इट इज बेटर फॉर बोथ। दोनों के लिए अच्छा है ये। हिस्ट्री समझना आसान होगा कि उस टाइम पे सिस्टम कैसे काम करता था, और आज के टाइम पे हमें ये समझना आसान होगा कि ऐसा सिस्टम आज जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, क्योंकि हम वो हिस्ट्री से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दिस हाईलाइट्स द growing convergence between the two disciplines. Okay. History tells us how society reached the present, and sociology explains how the historical legacy continues to shape social life. ये आपका conclusion हो गया है। यहाँ पे इसी के साथ ये वाला हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको सिस्टम समझ में आया होगा, हिस्ट्री और सोशोलॉजी कैसे काम करती है, सोशोलॉजिकल हिस्टोरिकल सोशोलॉजी क्या होती है और सोशल हिस्ट्री क्या होती है, इनका डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिएगा। अलग सब्जेक्ट है अपने आप में, दोनों दोनों कंबाइन नहीं किया जा सकता। दोनों आए कहां से? बिकॉज ऑफ द इंटरजेक्शन ऑफ सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ये जिस जंक्शन पे आके मिले, वहां पे ये दोनों नई चीजों का इवोल्यूशन होता है। आई होप आपको मेरे जो एग्जांपल्स मैंने दिए आपको पसंद आए होंगे, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है हिस्ट्री, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी या सोशल हिस्ट्री के बारे में वगैरह वगैरह, तो आप प्लीज़ वो भी बताइए। मैं विथ थ्रू कमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उसे आपको फिर से, और नोट्स के थ्रू अगर आप इसे फिर से एक बार पढ़ेंगे, आई होपफुली मेरे लेक्चर्स को देखते हुए, तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट, तभी आपको कंटेक्स्ट रेलिवेंट लगेगा बेसिकली। अदरवाइज आपको कंटेक्स्ट रेलिवेंट नहीं लगेगा, आपको सब ऐसे ही लगेगा कि ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या कारण है, क्या नहीं है कारण। तो समझना ज़रूरी है बेसिकली। और मैं हमेशा बोलूँ, रट्टा मारो। कोई बोले कि समझने की कोशिश करने हैं, समझेंगे बाद में, पहले याद रखेंगे। याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बोलूंगा, कुछ भी चीज दूंगा, तुम अगर याद नहीं रखोगे, ये तुमको नहीं याद रहेगा, अगर तुम्हें मुंह पे, तुम्हारे जबान पे नाम नहीं रहेगा, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स ने ये बोला, मैक्स वेबर ने ये बोला, एंटोनियो ग्राम्स्की ने ये बोला, भाई सीडब्ल्यू मिल्स ने ये बोला, तो तुमको नहीं बनेगा करता है। रट्टा मार के रखो। ओके, विद दैट, विद दिस हम्बल नोट, आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम?
फिलॉसफी की, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी की हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।